नहीं था। पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया। एक पाँव बेड के इस तरफ, एक पाँव बेड के इस तरफ मिला गया। चश्मे को कूटा गया, जिसकी वजह से आंखों से खून निकल गया। दबाकर मारा गया। इंडिया के कोलकाता शहर में 9 अगस्त 2024 की सुबह एक ऐसी खबर सामने आती है जो पूरे देश को हिला कर रख देती है। यह खबर थी एक 31 साल की महिला डॉक्टर की जो कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में अपनी ट्रेनिंग कर रही थी। हॉस्पिटल जैसे सुरक्षित माने जाने वाली जगह पर इस महिला डॉक्टर का मर्डर एंड रेप होना काफ़ी चौंकाने वाला था। इस घटना का खुलासा तब हुआ जब डॉक्टर ने जो डेड बॉडी थी उसका पोस्टमार्टम किया गया। इस रिपोर्ट ने लोगों के रोहतक को हिला दिया, क्योंकि यह मामला सिर्फ एक मर्डर का नहीं था बल्कि इससे कई ज़्यादा खौफनाक केस था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि उस डॉक्टर की हत्या गला घोट कर दी गई थी, इतनी ताकत से कि उनका थायराइड कार्टिलेज तक टूट गया था। इस हत्या के पहले डॉक्टर ने अपनी जान बचाने के लिए कोशिश किया था। इसका सबूत उनके शरीर पर मिले कई निशानों से मिल जाता है। सबसे डरावना सच तब सामने आया जब डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट्स पर घाव के निशान पाए गए। इससे साफ हुआ कि यह मर्डर का मामला नहीं था बल्कि यह रेप के बाद किया गया एक खौफनाक हत्याकांड था। हॉस्पिटल के परिसर में इतनी बड़ी घटना हो जाती है और किसी को कानों कान खबर तक नहीं होती। क्या उस रात कुछ ऐसा हुआ था जिसे जानकर आप गुस्से से बौखला जाओगे? क्या वहाँ कोई और था जिसने इस क्रूर घटना को अंजाम दिया, और अगर था तो आखिर कौन था? इन्हीं सवालों के जवाब खोजते हुए हम आज वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम आपको बताएंगे कि आखिर क्या हुआ था उस रात मेडिकल कॉलेज के शांत माने जाने वाले परिसर में। जब आपको सच का सामना होगा तो यकीन मानिए आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो लेट मी टेल यू कि मैं यहाँ पर उस फीमेल डॉक्टर को श्रेया नाम से संबोधित करने वाला हूँ एंड यह उनका रियल नेम नहीं है, सो कंफ्यूज मत होना। श्रेया एक जूनियर डॉक्टर जो कि कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में अपनी डॉक्टर की ट्रेनिंग ले रही थी। 8 अगस्त 2024 को और दिन की तरह ही श्रेया अपनी नाइट शिफ्ट पर होती है और वह अपनी जॉब कर रही होती है। तभी रात के 11 बजे उन्हें अपनी मदर का फ़ोन आता है, जैसे कि हर दिन आता था, क्योंकि पेरेंट्स को तो अपने बच्चों की हमेशा चिंता होती है। श्रेया की मदर उनसे पूछती है कि क्या तुमने खाना खाया और तबीयत वगैरह तो ठीक है तुम्हारी, जिससे रिप्लाई में श्रेया बोलती है कि उनकी तबीयत एकदम ठीक है और बस वह अभी कुछ पेशेंट को देखने जा रही है। उसके बाद वह अपने कलीग्स के साथ बैठकर खाना खाएंगे। अपनी मदर से बात करने के बाद श्रेया पेशेंट को देखने राउंड पर निकल जाती है। सारे पेशेंट को देखने में और अपना काम खत्म करने में श्रेया को रात के 2 बज जाते हैं, जिसके बाद वह अपने कलीग्स के साथ जाकर हॉस्पिटल के कैंटीन में बैठ जाती है, जहां मिलकर ये लोग अपना खाना भी खाते हैं और साथ साथ थोड़ी बातें भी करते हैं। खाना खाते और बात करते हुए रात के 2:30 बज जाते हैं। इस वक्त श्रेया थोड़ी थकान सी महसूस कर रही थी, तो वह अपनी थकान दूर करने के लिए इस हॉस्पिटल के 4th फ्लोर में बने सेमिनार हॉल में जाकर रेस्ट करने लगती है। श्रेया के रेस्ट करते करते सुबह के 7:30 बज जाते हैं, पर वह तब भी उस सेमिनार हॉल से बाहर नहीं आती, जो कि काफ़ी ज़्यादा अनयूजुअल था, क्योंकि श्रुति कभी भी आधे घंटे से ज़्यादा का ब्रेक नहीं लेती थी। हॉस्पिटल का एक वर्कर जो कि सुबह की शिफ्ट स्टार्ट होने से पहले हॉस्पिटल के सारे रूम्स को चेक कर रहा होता है और वह ऐसे ही सारे रूम्स को चेक करते हुए एक सेमिनार हॉल की तरफ आता है। जैसे ही वो सेमिनार हॉल के बाहर आकर उसका गेट खोलता है, उसकी आंखों के सामने होता है एक भयानक नज़ारा, जिसे देखकर वह बहुत जोर से चीख पड़ता है। इस वर्कर की चीख सुनकर आसपास के लोग वहां इकट्ठा होने लगते हैं और देखते हैं कि सेमिनार हॉल के अंदर श्रेया की बॉडी बिना कपड़ों के पड़ी हुई है और उसके बॉडी पर कुछ ब्लड के निशान भी है। यहाँ खड़े सब लोगों के लिए एक ट्रॉमा से कम नहीं था, स्पेशली दूसरी फैमिली डॉक्टर्स एंड वर्कर्स के लिए, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों के सामने ऐसा नज़ारा पहली बार देखा था, वो भी हॉस्पिटल प्रेमिसिस के अंदर। श्रेया की बॉडी को देख आसपास खड़े सारे लोग उसे एक स्ट्रेचर पर लेटाते हैं और इमरजेंसी रूम में लेकर जाते हैं ताकि डॉक्टर्स उसकी कुछ हेल्प कर सके। काफ़ी देर तक डॉक्टर्स के स्ट्रगल करने के बाद भी
एट द एंड श्रेया कुछ घंटे बाद अपना दम तोड़ देती है। हॉस्पिटल में कुछ लोग थे जो कि इस मर्डर एंड रेप केस को एक नॉर्मल के जैसा दिखाने की कोशिश कर रहे थे, जबकि जस्ट बिकॉज कि वो इस हॉस्पिटल का नाम बचा सके, बट जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। इन रिपोर्ट से साफ साफ पता चलता है कि श्रेया के साथ किसी ने ज़बरदस्ती गलत हरकत करने की कोशिश करी, और जब वो इंसान से अपने आप को बचाने लगती है तो उसका गला घोंट दिया गया, उसे बहुत बुरी तरीके से मारा भी और उसके बाद उसका रेप भी किया गया। सारे प्रूफ मिलने के बाद यह केस पुलिस को हैंड ओवर कर दिया जाता है एंड पुलिस वाले इस क्रिमिनल को पकड़ने के लिए लग जाते हैं। सबसे पहले पुलिस उस क्राइम सीन पर ही छानबीन करती है जहां यह सब हुआ था। किस्मत से पुलिस वालों को वहां श्रेया के कुछ नील्स और ब्लड सैंपल मिल जाते हैं, साथ ही एक ब्लूटूथ नेक हेडफोन वहाँ पर मिलता है। यह केस शायद और भी जल्दी सॉल्व हो जाता अगर उस फ्लोर पर सीसीटीवी कैमरा होता तो, बट बदकिस्मती से इस सेमिनार रूम के अंदर या इसके आसपास कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं थे। लेकिन जिस रास्ते से इस फ्लोर पर एंटर करा जाता था वहाँ पर कुछ सीसीटीवी कैमरा थे, जो कि पुलिस वाले इन सीसीटीवी कैमरा में सुबह 3 बजे से रात के 8 बजे के बीच की रिकॉर्डिंग चेक करते हैं कि इतने टाइम के बीच कितने लोग इस फ्लोर पर आए और गए थे। इन सीसीटीवी फुटेज को चेक करने के बाद यह पता चलता है कि कुछ टोटल 6 लोग इस फ्लोर पर आए थे और यहाँ से गए थे। यह पता लगाने के बाद पुलिस वाले एक एक करके इन 6 लोगों को पूछताछ के लिए बुलाते हैं कि वो लोग वहाँ पर उस टाइम क्या कर रहे थे, और उस बीच वहाँ पर कोई अजीब सा उनको दिखा था क्या, इसके बारे में पूछताछ चल रही थी। उसी दौरान जो ब्लूटूथ हेडफोन मिला था उसका ब्लूटूथ ऑन करके जिनसे भी वो पूछताछ कर रहे थे वो ब्लूटूथ फ़ोन उनके मोबाइल से कनेक्ट करवाने की कोशिश कर रहे थे। जो ब्लूटूथ हेडसेट उन्हें मिला था वो इनमें से ही किसी का था, क्योंकि आपको पता होगा कि एक बार अगर आप किसी ब्लूटूथ डिवाइस को अपने फ़ोन को पेयर करते हैं तो अगली बार वो उससे इजीली कनेक्ट हो जाता है। और फाइनली पुलिस वालों की यह ट्रिक काम भी आती है, क्योंकि यह ब्लूटूथ हेडफोन इन कुछ 6 लोगों में से एक आदमी के फ़ोन से कनेक्ट हो जाता है, जिसका नाम था संजय रॉय, जो कि एक सिविल वॉलंटियर के अंडर काम करता था और उनकी जो हेल्प है वो छोटे मोटे कामों में वो हेल्प करता था। अब पुलिस वालों को अपना जो कातिल था वो कातिल मिल चुका था, जिसके बाद वह संजय रॉय से और गुस्से से पेश आने लगते हैं। बट संजय पुलिस वालों की किसी भी बात का जवाब नहीं दे रहा था, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा नशे की हालत में था। इस बीच पुलिस वाले संजय का फ़ोन भी चेक करते हैं, जिसमें भर भर के पोर्नोग्राफी कंटेंट मिलता है, जिससे उनका शक यकीन में बदल चुका था। संजय ही श्रेया के मर्डर का मेन कल्पिट था। इसके बाद पुलिस वाले संजय राव को और ज़्यादा डराने लगते हैं एंड फाइनली वो डर कर अपना गुनाह कबूल भी कर लेता है कि उसने श्रुति को मारा है और उसका रेप किया है। यह पता लगते ही कुछ पुलिस वाले और प्रूफ कलेक्ट करने संजय राव के घर जाते हैं, जहाँ पर उन्हें एक शू मिलता है जिसके ऊपर कुछ खून जैसे ही धब्बे थे। तो पुलिस वाले उसका सैंपल कलेक्ट कर लेते हैं। थोड़ी और तलाशी लेने पर पुलिस वालों को संजय के घर के बाहर कुछ कपड़े सूखे हुए दिखते हैं, और यह वही कपड़े थे जो उस दिन संजय ने पहने थे, क्योंकि यह सब सीसीटीवी कैमरा में कैप्चर हो गया था, जिससे जाहिर था कि संजय यह प्रूफ मिटाने की भी कोशिश कर रहा था। बट जब संजय को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन में लाया गया उस वक्त वो काफ़ी ज़्यादा नशे की हालत में था। तो क्या वो यह सब बस इसलिए कर रहा था ताकि उसे कम सज़ा मिले, जस्ट बिकॉज वो उस वक्त नशे में था। बाद में जब पुलिस वाले उस शू पर लगे ब्लड सैंपल को चेक करवाते हैं तो वह भी श्रुति के ब्लड से मैच हो जाता है, और यह पुलिस वालों को सबसे सॉलिड प्रूफ संजय राव के अगेन मिल जाता है। इन सारी रिपोर्ट्स एंड डिटेल्स को एक साथ कंबाइन करके पुलिस वालों को पता चलता है कि उस रात संजय रॉय काफ़ी नशे की हालत में था और वह रात के 11 बजे से हॉस्पिटल में एंटर करता है। संजय अक्सर उस हॉस्पिटल में नाइट शिफ्ट करता था, तो उसे यहाँ की काफ़ी अच्छी नॉलेज थी कि कहाँ पर कैमरा है और कहाँ पर नहीं है। तो
वह आराम से हॉस्पिटल के 4th फ्लोर पर जाकर बैठ जाता है क्योंकि वह नहीं चाहता था कि कोई उसे ज़्यादा नशे की हालत में देखे, वरना वह जो अपनी जॉब से हाथ धो सकता था। 4th फ्लोर पर आते ही वह अपना आराम से सो जाता था। उसकी आंख खुलती है तब सुबह के 3 बज चुके थे। तभी संजय की नज़र श्रेया पर पड़ जाती है जो कि सेमिनार हॉल की तरफ जा रही थी। श्रेया को देखकर संजय के इरादे बदलने लगते हैं। वह पहले काफ़ी देर तक इस फ्लोर के चक्कर लगाने लगता है, यह कंफर्म करने के लिए कि कोई यहाँ पर ज़्यादा आ तो नहीं रहा। जब उसे लगता है कि उसका रास्ता साफ है तो वह 4 बजे सेमिनार हॉल के अंदर एंटर करता है और फिर वहाँ से 4:45 पर बाहर आता है। इन 45 मिनट तक श्रेया के साथ इस आदमी ने क्या क्या किया होगा और वह कितने पेन से गुजरी होगी, यह सोचकर ही किसी का भी दिल सहम जाएगा। खासकर श्रेया के पेरेंट्स जिन्होंने इतनी उम्मीद से और सेक्रीफाइस करके अपनी बच्ची को डॉक्टर बनने भेजा था। श्रेया जो है अपने पेरेंट्स की अकेली बेटी थी, तो उनके लिए तो यह किसी सदमे से कम नहीं होगा। एंड यह केस अभी भी क्लोज नहीं हुआ है और 30 अगस्त तक संजय रॉय के कस्टडी में रखा जाएगा। इस कातिल इंसान के साथ क्या होना चाहिए आप कमेंट में ज़रूर बताएं।